24 घंटे नहीं हुए हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती है। ये भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी से? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? निर्मला जी, मैं सच कहता हूँ, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट हो। दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वही बोलते हैं। माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे नहीं भी होंगे, प्रिटेंड तो कर ही होंगे। और अभी हम लोग देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा प्यार दिखाएं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना? क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं एक आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं? नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है, उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई, एक रुमाल देना मनीष। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अब फिर भी अजीब क्या लगता है, जीत जाता है भाई। इस बार भी जीत गया भाई साहब, 1.5 लाख के करीब कुछ वोटों से जीत गया। ये हराया किसको? कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार पूरे चुनाव में क्या बात कर रहा था? रोजगार, रोड्स, स्कूल, हेल्थ, इसकी बात कर रहा था। ये भाई साहब क्या बोल रहे थे? मोदी जी जो करेंगे करेंगे, जो करेंगे। और जबकि वो पिछले 10 साल से वहां पे सांसद है, कुछ काम नहीं किया है, फिर भी कहीं जीत गया हो तो अब ऊपर वाला जाने। बट जो भी कहो, बीजेपी के अंदर ये रवि किशन, ये सब हमको एज अ पर्सन बहुत पसंद है, एज अ सेलिब्रिटी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मनोज तिवारी भी और जो रवि किशन भी। लेकिन जैसे ही बात एज अ पॉलिटिशियन की आती है तो मुझे बस इतना लगता है कि ये 2 लोग बीजेपी के जोकर हैं। बीजेपी इनका बस और सिर्फ मजाक बना रही है और मजाक उड़ा रही है, बस इतना ही कर रही है।
और कुछ नहीं कर रही है। बाकी मनोज तिवारी को लेके आप क्या सोचते हो, किस तरह का नेता है, कमेंट में बताना। बाकी बेइज्जती तो करा ही लिया ये। चलो अगला देखते हैं। यूपी में बुरी हार ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है। अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 5 महीने के भीतर ही बीजेपी वहां हार गई। अयोध्या की सीट भाजपा कैसे हार गई? जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बना है वहां भी बीजेपी की हार हुई। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी अयोध्या में कैसे हार गई। लेकिन हार की असली वजह कुछ और ही है। इस रामलला की मंदिर बनवाने में 2200 दुकानें, 800 घर और 30 मंदिरों को तोड़ा गया। खाने के लिए मुहताज होना पड़ा तो हम लोग वोट क्यों दे? कि बहुत से लोग बेघर हो जाए, उसी में घर था और आगे दुकान थी। बुलडोजर लगा के रात को गिरा दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, सामान हमारा काफी नुकसान किया गया। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब ठीक हो रहा है। आप ही का घर था, तोड़ दिए। देश के चारों शंकराचार्यों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर से जुड़े जो लोग, अगर वहां पे सही कार्य नहीं हुआ, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हुआ, तो दुष्परिणाम होंगे, अनिष्ट। वो अनिष्ट तो सबको होंगे ना। सरकार के सामने चुनाव, तो क्या इसका असर उस चुनाव पर पड़ेगा? आप देखिए, अभी हम क्या जाने, हमने तो कहा कि अनिष्ट होगा और भोगना पड़ेगा। लोग बोलते हैं बीजेपी क्यों हार गई अयोध्या में, क्यों हार गई? रीजन आपके आंख के सामने है। आप सोचो ना कि करोड़ों में बहुत ज्यादा बोल दिया, सॉरी उसके लिए, लाखों लोग का घर चला गया, फिर चौड़ीकरण के नाम पे घर चला गया। आपको पता है 20 से या 30 प्लस मंदिर को गिराया गया, मस्जिदें गिराई गई, जितनी भी उस रास्ते में आ रही थी। एक तरफ आप मंदिर के लिए लड़ रहे हो, एक तरफ कहीं पे अगर छोटा सा मंदिर का ईंट का टुकड़ा टूट जाए ना तो पूरा हंगामा कर देते हैं इस देश के अंदर, ये बीजेपी के लोग। लेकिन उस राम मंदिर के लिए 20 मंदिर या 25 मंदिर, जितनी मंदिर को ढाया गया, ठीक है, ये तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़ है ये। दूसरी चीज़ क्या है, मस्जिद भी गिराया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी कोई चूं शब्द नहीं बोला। वहाँ क्या ग्राउंड रियलिटी में चल रहा था, लोग कितने परेशान थे, लोग का घर जा रहा था, वहाँ पे लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा था, लोग घर बेघर हो रहे थे। तो भाई आप भले ही किसी को कुछ भी दे दो उसके बदले, लेकिन अगर किसी का घर जाता है ना तो बहुत बड़ी चीज़ जाती है। लेकिन ये किसी मीडिया चैनल ने, किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाएगा, सिर्फ दिखाएगा रामलला पधार रहे, राम मंदिर, ये वो। बिल्कुल प्राउड की बात है और होना भी चाहिए, और बिल्कुल सही चीज़ है कि हाँ राम मंदिर बना तो खुश तो होना चाहिए, जो इतने साल से फाइट किए हैं तो उनको खुश होना बनता है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसकी बिहाइंड द स्टोरी कौन दिखाएगा, उसके पीछे की स्टोरी कौन बताएगा, उसके पीछे क्या हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ, क्या उसको उसका हक मिला कि नहीं मिला, ये कौन दिखाएगा? ये तो गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है। और वहाँ के लोगों ने मुंह पे तमाचा दिया इन लोगों को कि भैया हमको राम मंदिर के नाम पे वोट देने नहीं आता, हमको काम के नाम पे वोट देने आता है, हमारे साथ गलत करोगे हम तुमको हरा देंगे। और ये प्रूफ कर दिया, मतलब जो अखिलेश यादव की पार्टी वहाँ से जीती और उसके बहुत छोटे से नेता जो थे वहाँ पे जीत दर्ज करके इन लोगों को औकात दिखा दी कि हर जगह राम के नाम पे वोट नहीं मिलता है। कुछ जगह आपको इंसानियत भी दिखानी पड़ती है, कुछ जगह आपको लोगों को लेके चलना पड़ता है। उधर किसान बैठे तो किसान को आतंकवादी बोल दो, उधर वो बैठे तो उसको आतंकवादी, उसको देशद्रोही, उसको खालिस्तानी, उसको पाकिस्तानी, जो तो ऐसे हर बार नहीं चलता है, ठीक है। बाकी ये लोग तो देश के ही लोगों को मैं क्या बोलूँ। अब आपका क्या ओपिनियन है कि यूपी के अंदर बीजेपी क्यों हारी? तो हारी तो पूरी यूपी के अंदर ही है, मतलब तो क्यों हारी, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना। चलो अगला दिन। Prime Minister Modi has been accused of making hate speech against Muslims. Narendra Modi described Muslims as infiltrators. And those who have more children. Many are concerned that this is going to lead to increased attacks against Muslims. Everybody calls India the world's greatest democracy, but is it really a democracy anymore? पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेयर एकदम बदल दिया, कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, फात 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 फात।
और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगल सूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। क्या कांग्रेस घर मंगलसूत्र छीन लेगी? और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? लेकिन मोदी होने नहीं देंगे, यही है आज सवाल पब्लिक का। क्या ये देश ऐसा हो गया है कि मेरा लोकतंत्र ऐसा हो गया है? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? मैं बोलूँ ना कि ये पार्टी बोलती है कि हम भगवान के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बोलती है हम फौजियों के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बोलते कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। और मीडिया तो बिकाऊ हो ही चुका है। एक बार भी उससे मुंह से सवाल नहीं निकलता है। एक बार भी ये नहीं कि सवाल कर ले कि मोदी जी ऐसा क्यों, मोदी जी आप इस तरह के बयान क्यों देते हो। उल्टा ये लोग ये दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी मतलब बवाल काट रहे हैं, उनका अलग नाम है, अलग स्वैग है। मेरा सवाल है कि वहाँ हो रहा है कुछ मोदी जी का नाम, तो वहाँ की मीडिया दिखाएगी ना। वहाँ की मीडिया तो बोल रही है डिक्टेटर आदमी है, वहाँ की मीडिया बोल रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम करता है, वहाँ की मीडिया बोल रही है भाई सही आदमी नहीं है। हिंदुस्तान का मीडिया बता रहा है अमेरिका में मोदी जी का कितना भौकाल है। अगर भौकाल है तो वहाँ की मीडिया दिखाएगी। यहाँ की मीडिया क्यों दिखा रही है कितना भौकाल है? क्योंकि यहाँ की मीडिया बिक चुकी है, दलाली पे उतर आई है, जेन्युइन सवाल नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हर वो कोशिश करती है जिससे वो बीजेपी की चाट सके। और वो हमेशा चलेगा। अभी फिर जीत गया है बीजेपी और आगे भी ऐसे ही चाटते रहेगी। जेन्युइन सवाल कभी नहीं करेंगे, ऐसे ही घुमा फिरा के मोदी ने वॉर रुकवा दी पापा, ये सब फालतू बात हुई। अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या सच में मोदी जी का विदेश में नाम हुआ है? कमेंट में बताना। चल अगला देखते। मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि वो बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश जी आजकल कोई गंदी फिल्में देख करके सो रहे हैं, जाग रहे हैं। आप क्या क्या बोल दिए। बस नीतीश जी इनकी पार्टी में शामिल हो गए। अब इनका नीतीश जी का पाप खुल गया। बीजेपी का तो एजेंडा है वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। अगर आप दुनिया में किसी भी पार्टी पे हो, कोई भी पाप कर रहे हो, आप बस बीजेपी में आ जाओ, शामिल हो जाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप एकदम क्लीन हो जाओगे। भाई साहब अब नीतीश जी की वजह से ही बीजेपी की सरकार बनी है और आज बीजेपी को नीतीश बाबू से कोई दिक्कत नहीं, ना कि मनोज तिवारी को कोई दिक्कत है। ये है इन लोग की हिपोक्रेसी। चल अगला देख। सेलुलर जेल में रहते हुए सावरकर ने 6 बार अंग्रेजों को माफीनामा भेजा। आखिरकार सावरकर काला पानी की 9 साल 10 महीने की सजा काटने के बाद रिहा कर दिए गए। मई 1921 में सावरकर को अंडमान से भारत भेज दिया गया। वो अगले 3 साल तक पुणे की यरवड़ा जेल में रहे। जेल के रिकॉर्ड में सावरकर की रिहाई की शर्त दर्ज है, जिसके मुताबिक सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत को लिखा कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वो भारत की आजादी की लड़ाई छोड़ देंगे और हमेशा अंग्रेज सरकार के वफादार बने रहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर के योगदान को क्या इतिहास के पन्नों में सही जगह नहीं मिली है? वीर तुम बढ़े चलो संस्कृति मंत्रालय का आर्टिकल आखिर इस तरह के संदेश और संकेत देकर क्या बताना चाहता है? क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है जब इतिहास के पन्नों में उनकी सही भूमिका को दर्ज करवाया जाए? 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। आज तक पर मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा। ऐसा कब होता है आपको? ऐसा तब होता है जब एक पत्रकार से कोई इंसान दलाल की जर्नी तय करता है। जब वो पत्रकार था तो वो पूछता था कि गोडसे भाई कैसे इस देश के लिए अच्छा हो सकता है, जिसने गांधी को मारा। सावरकर कैसे अच्छे हो सकते इस देश के लिए, जबकि उन्होंने माफी मांगी, अंग्रेज का साथ दिया। लेकिन जैसे ही वो दलाल बनता है उसको गांधी जी को मारना भी जस्टिफाई लगने लगता है और उसको फिर ये जो है ना माफीनामा भी जस्टिफिकेशन लगने लगता है। ये तब होता है जब आप पत्रकार से दलाल की जर्नी तय करते हैं और ये लोग हैं नंबर 1 दलाल। तो अब आपका क्या ओपिनियन है इन चीज को लेकर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल से जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।